बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म हुई और कोल्ड वॉर की जब अभी सॉफ्ट बिगिनिंग शुरू हो चुकी थी, तो उस वक्त चाइना के अंदर अमेरिकन की जो सपोर्ट थी, अमेरिका की आंख का जो तारा था, वो वहाँ पर KMT पार्टी थी। वही KMT पार्टी जिसने आप यूँ समझें कि चाइना के अंदर 1911 में वो रेवोल्यूशन सा एक तरह से लेकर आए थे और किंग डायनेस्टी को उन्होंने ख़त्म किया था। बादशाहत जो सदियों से वहाँ चल रही थी, वो किंग डायनेस्टी की बादशाहत KMT पार्टी के ही कुछ लोगों ने ख़त्म की थी। लेकिन उसके बाद वहाँ पर जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना उभरी थी तो वो ज़्यादा क्लोज थे सोवियत यूनियन के, तो इसीलिए KMT पार्टी को वेस्टर्न जो वर्ल्ड थी वो तब से लेके सपोर्ट करती थी। ख़ास तौर पर जब अमेरिका प्लस वेस्ट और सोवियत यूनियन के बीच में दरारें बढ़ना शुरू हुई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और एक पावर स्ट्रगल शुरू होती है इनके दरमियान, तो इसका असर फिर चाइना और वेस्ट के रिलेशंस पर भी पड़ने लगा। अब जो फाइनल शोडाउन था ना सिविल वॉर का, ये जो चाइना के अंदर काफ़ी डेकेड से लेकर सिविल वॉर चल रही थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और KMT के माबैन, तो उस सिविल वॉर के अंदर अमेरिकन KMT को सपोर्ट कर रहे थे और सोवियत यूनियन वाले जो थे वहां पर जोसेफ स्टालिन था उस वक्त, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना चेयरमैन माओ को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया था जब स्टालिन साहब की डेथ हो गई और खुर्शोफ नया लीडर बन के उभरा सोवियत यूनियन का, तो उसने हर पॉलिसी को रिवर्स किया। चाइना के साथ भी उसने जो टाइज थे डिस्ट्रॉय करके रख दिए थे सोवियत यूनियन के। मिसाल के तौर पर इंडिया के साथ जो उसके बढ़ते हुए टाइज थे वो चाइना को पसंद नहीं थे, क्योंकि इंडिया और चाइना के दरमियान तब भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स मौजूद थे। तो चाइनीज़ को ये बात पसंद नहीं थी कि खुर्शोफ इंडिया के करीब जाए, इंडिया को वेपन्स दे, इंडिया की मिलिट्री सपोर्ट करे। प्लस कोरियन वॉर के अंदर चाइनीज़ के साथ स्टालिन एक मुआहदा करके गया था कि इस जंग की जो इकोनॉमिक बर्डन होगा वो सोवियत यूनियन बियर करेगा मोस्टली, क्योंकि दोनों इत्तेहादी थे ना। लेकिन खुर्शोफ आया तो खुर्शोफ ने बिल निकाल लिया लंबा सा कि काय का हम बियर करेंगे इसको, वो तो स्टालिन की पॉलिसीज, तो मैं तो स्टालिन के पॉलिसीज को जो है वो रिवर्स कर रहा हूँ, इसीलिए ये रहा बिल इस वॉर का। और 8 साल के अंदर अंदर हमें आप पेमेंट करें। चाइनीज़ जंग जो थी वो बेसिकली जो थी वो सोवियत यूनियन को ज़्यादा फेवर कर रही थी, चाइना से भी ज़्यादा, लेकिन बिल जो था वो चाइना से भरवा रहे थे। तो काफ़ी सारी बातें ऐसी थी जिसमें चाइना और खुर्शोफ जो थे वो आपस में एक पेज पे नहीं थे, जिस वजह से फिर अमेरिकन ने KMT पार्टी जो कि तब तक धपड़धूस हो चुकी थी चाइना के अंदर और ताइवान पे आके उन्होंने अपनी एक अलग सी छोटी सी हुकूमत बना ली थी, इतना बड़ा लाओ लश्कर लेकर आ गए थे ताइवान के अंदर फोर्सेस लेके, तो अमेरिकन ने भी उनको गिव अप कर दिया और चाइना को सपोर्ट करने लग गए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को, क्योंकि दरार पड़ गई थी सोवियत यूनियन के अंदर। तो ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है चाइनीज़ और अमेरिकन की जो एक रिलेशन रहा है ना, अप्स एंड डाउन्स उनके अंदर होते रहे हैं। अच्छा, इस पर मैं मजीद बात करता हूँ कि आगे क्या होता है चाइनीज़ के दरमियान और इनके दरमियान, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है उनके दरमियान और अमेरिका के दरमियान। लेकिन उससे पहले छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ आपको। खुर्शोफ और चेयरमैन माओ जो था, चाइना का फादर ऑफ द नेशन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो हेड था, उसके दरमियान इतनी ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट हो गए थे कि मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ 1958 का। 1958 में क्या होता है, ये सारी हरकतें खुर्शीफ ने कर ली थी ना, इंडिया को भी सपोर्ट कर रहा था, चाइना के एनिमीज़ को भी सपोर्ट कर रहा था, चाइना के ख़िलाफ़ पॉलिसीज़ भी बना रहा था, बॉर्डर डिस्प्यूट जो थे रशिया और चाइना के उस पर भी तंग कर रहा था इनको। तो 1958 में फिर ये एक मरतबा चाइना आया खुर्शोफ। इसको वही मोदी साहब वाली इनका भी दिमाग था कि मैं तो कोई बहुत बड़ा सुप्रीम लीडर हूँ, तो वहाँ जाऊँगा तो चाइनीज़ मुझे स्टडी करते हैं, चाइनीज़ मेरे बारे में, याद है ना आपको मोदी साहब जब गए थे वो कितनी लंबी लंबी छोड़ रहे थे कि मेरे बारे में पूरा अध्ययन करके रखा था कि मोदी चीज़ क्या है। ये उनके डायलॉग्स हैं, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, मोदी साहब के डायलॉग्स हैं। पूरा अध्ययन करके रखा था चाइनीज़ ने मोदी चीज़ क्या है। और मेरे गांव में ट्रैवलर आया था और मेरे गांव के बाद चाइनीज़ ट्रैवलर जो था वो शी के गांव में गया था, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के गांव में, और ये सारा ड्रामेबाजियाँ। खुर्शीफ के भी दिमाग में कुछ इस तरह का कीड़ा था कि मैं बहुत बड़ा सुप्रीम लीडर हूँ और चाइनीज़ में जाऊँगा तो मेरी ताज़ीम में तो ढेर हो जाएंगे बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बताता हूँ चाइनीज़ जो ब्रेन है वो किस तरह से, इनकी थॉट प्रोसेस किस तरह होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वालों का। खुर्शोफ जब वहाँ एयरपोर्ट पे लैंड हुआ ना, खुर्शोफ को 1958 में रेड कारपेट मिला ना, उसको कोई हग शग कुछ भी नहीं, ऐसा ढीला डाला था, वार्म वेलकम भी नहीं, कुछ भी नहीं, ढीला डाला था वेलकम, हैंड शेक किया सिर्फ उन्होंने चाइनीज़ ने, और तो और गार्ड ऑफ ऑनर भी नहीं दिया उसको।
और इससे फिर आगे मजे की बात बताता हूँ होता क्या है। चेयरमैन माओ का एक स्पेसिफिक ऑर्डर्स थे कि खुर्शोव को एक पुराना सा कमरा देना है होटल में, उसके अंदर एसी वेसी कुछ भी नहीं, समर था, बीजिंग का समर, शदीद गर्मी, और रात के टाइम ये लैंड हुआ और बिना एसी का कमरा दे दिया इसको। इस तरह से उसने वेलकम किया था खुर्शोव को। वो समझ रहा था मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ और अमेरिकन और वेस्ट के तो वैसे ही चाइनीज़ खिलाफ हैं, तो मैं उनको प्रेस करूँगा, इनकी आर्म ट्विस्टिंग करूँगा, तो ये कहाँ जाएंगे, फिर मेरे पास ही इन्होंने रहना है, सोवियत यूनियन के साथ ही रहना है, अमेरिकन के साथ किधर जाएंगे। इस तरह करके उसकी कुछ थिंकिंग थी, नैरो किस्म की थिंकिंग। लेकिन उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे जब मीटिंग शुरू होती है मॉर्निंग में, तो चेयरमैन माओ को पता था कि खुर्शोव जो है वो स्मोकिंग नहीं करता, बल्कि उससे नफरत होती है धुएं से ना, सिगरेट के धुएं से। और चेयरमैन माओ जो था वो चैन स्मोकर था। जानबूझ के मीटिंग में चेयरमैन माओ सिगरेट जो था वो सुलगाता रहा। और उसके बाद उन्होंने इसको कहा कि अगली जो मुलाकात करेंगे कल करेंगे, और मेरा जो प्राइवेट घर है उसमें करेंगे, ये चेयरमैन माओ ने उसको कहा। अब उसके बाद क्या होता है कि खुर्शोव जब वहाँ पहुँचता है ना, इतने बड़े सोवियत यूनियन का लीडर, और उसके साथ चाइनीज़ करते क्या है आप ज़रा ये देखिएगा। ये जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि चेयरमैन माओ जो था वो तो स्विमिंग सूट के अंदर मलबूस था, उसने सूट पहना हुआ था स्विमिंग वाला। और ये जब वहाँ पहुँचता है तो इसके लिए भी वो जो सर्वेंट था वो स्विमिंग सूट लेकर आता है, लेकिन वो बड़ी साइज़ का था, खुर्शोव से बड़ी साइज़ का स्विमिंग सूट उनको पहनाता है। और इनको कहते हैं कि आइए मेरे साथ जो है ना स्विमिंग भी करते हैं और बात भी करते हैं। अच्छा, इंटरप्रेटर इनके साथ घूम रहे थे दोनों के। अच्छा, ये बड़ा वेल कैलकुलेटेड था, बाद में पता चलता है, क्योंकि चेयरमैन माओ की आदत थी कि जो भी बंदा इनसे मिलता था ना उसकी पूरी कुंडली पहले निकाल के यानी अपने पास रखता था कि इसकी क्या हैबिट्स हैं, इसकी हॉबीज़ क्या हैं, इसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, ये उसके होमवर्क का हिस्सा था। माओ ज़ेडोंग जो था फादर ऑफ द नेशन चाइना का, वो पहले पूरा एक डिटेल जो है ना ब्रीफिंग लेता था उस लीडर के बारे में, फिर उससे मिलता था। तो उसको पता था असल में कि खुर्शोव को तैरना नहीं आता, स्विमिंग नहीं आती, फिर भी ये उसको लेकर गए। अब ये उनको असल में ये जो भरम था ना उसका कि मेरे अलावा किधर जाएंगे, ये वेस्ट के साथ भी नहीं जा सकते, तो मैं तो इनकी आर्म ट्विस्टिंग करता रहूँगा चाइनीज़ की। तो उस वक्त भी चाइनीज़ अभी सुपर पावर नहीं थे, लेकिन ज़रा एटीट्यूड देखें उनका, भरम देखें। ये बेसिकली सोवियत यूनियन वालों को सिग्नल दे रहे थे कि ऐसा मत समझिएगा कि हम कमज़ोर किस्म के लोग हैं और आप अगर हमें इस तरह से बुली करेंगे तो हम जो है डर जाएंगे और हम जो है कंप्रोमाइज़ करेंगे अपने नेशनल इंटरेस्ट पर। ऐसा नहीं है। ये उसको स्विमिंग पूल ले गया। अब इसको तैरना नहीं आता था, तो ये बच्चों वाला जो एरिया होता है स्विमिंग पूल के बाजू में जहाँ पर बच्चे खड़े होते हैं, खुर्शोव वहाँ पर खड़ा रहा। और माओ ज़ेडोंग जो था वो तो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का स्विमर था, वो तो बचपन से लेकर स्विमिंग करता आ रहा था, तो वो उधर कूद गया स्विमिंग पूल में और कभी इधर जा रहा है तेज़ी के साथ, कभी दूसरे कॉर्नर पे जा रहा है स्विमिंग पूल पे, और साथ में चाइनीज़ में बात भी कर रहा है, टॉक्स भी कर रहा है उसके साथ। वो वहाँ पूल के किनारे पे खड़ा है और माओ ज़ेडोंग जो है वो स्विमिंग भी कर रहा है और चाइनीज़ में बात भी कर रहा है। और जो इंटरप्रेटर था इनका दोनों का, सोवियत इंटरप्रेटर भी और वो चाइनीज़ भी, वो भी साथ साथ दौड़ रहे हैं पूल के किनारे किनारे। जैसे ही चेयरमैन माओ स्विमिंग करता हुआ आगे जा रहा था, ये भी साथ साथ दौड़ते उसको सुनने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्या कह रहा है, ताकि इसको ट्रांसलेट करके खुर्शोव को बताएं, जो कि उसी पूल के किनारे पर खड़ा हुआ था। तो वो भी साथ साथ जॉगिंग भी कर रहे हैं और ट्रांसलेट भी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद माओ ज़ेडोंग ने कहा कि यार मज़ा नहीं आ रहा, आप नीचे क्यों नहीं आ रहे भाई, आइए स्विमिंग भी करें, बात भी करते हैं ना, क्या हो गया, ये तो एक इनफॉर्मल किस्म की मीटिंग है, हमारे घर पे मीटिंग है आपकी, तो आप आइए इधर। तो उसमें शर्म के मारे खुर्शोव कहता है कि मुझे तो तैरना नहीं आता, मैं क्या करूं मित्रों। तो फिर इसके लिए एक अलग से वो ट्यूब नहीं होता जिसमें बंदा डूबता नहीं है, लाइफ ट्यूब कहते हैं, क्या कहते हैं, वो मंगवाया गया और 4-5 लोग पूल में नीचे उतरते हैं, खुर्शोव को उधर ट्यूब के ऊपर बिठाते हैं। और खुर्शोव जो था वो स्विमिंग पूल का एक हिस्सा पकड़ के, जैसे बतख होती है ना एक जगह खड़ी हुई होती है, ऐसा ही पूरी मीटिंग में खड़ा रहा ट्यूब में बैठ के। और माओ ज़ेडोंग कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है स्विमिंग पूल में, कभी डुबकी लगा रहा है, और वहाँ पर ट्रांसलेटर्स की दौड़ें लगी हुई हैं और खुर्शोव जो है वो हसरत से देख रहा है कि किस किस्म का सीन हो गया मेरे साथ। ये तेवर दिखाए चाइनीज़ ने उसको। और उसके बाद चाइनीज़ ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसके अंदर एक घुमाव लेकर आ गए। जब उन्होंने देखा ये तो नाकाबिले इस्लाह लोग हैं, ये सोवियत यूनियन वाले जब खुर्शोव के अंडर में नाकाबिले इस्लाह हो गए थे, यानी बात समझने की कोशिश ही नहीं करते थे,
तो उन्होंने फिर अमेरिका के साथ अलायंस बना लिया। इंडियंस और पाकिस्तानियों को कॉपी करने की बहुत आदत है। इनके दरमियान आपने अक्सर टर्म सुना होगा क्रिकेट डिप्लोमेसी। ये क्रिकेट डिप्लोमेसी असल में अमेरिका और चाइना की पिंग पोंग डिप्लोमेसी से कॉपीड एक चीज़ है, एक टर्म है। 1971 में जापान के अंदर टेबल टेनिस का वर्ल्ड कप हो रहा था। उसके अंदर चाइनीज़ ने और अमेरिकन ने अपने रिलेशन नॉर्मलाइज करने के लिए, पब्लिक परसेप्शन बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे के प्लेयर्स एक्सचेंज किए थे टेबल टेनिस की चैंपियनशिप के अंदर। और उसको फिर ये पिंग पोंग, क्योंकि चाइनीज़ में टेबल टेनिस को पिंग पोंग कहा जाता है, तो उससे ये टर्म इजाद हुआ था पिंग पोंग डिप्लोमेसी। और वहाँ से बर्फ़ पिघलना शुरू हुई थी दोनों ममालिक के दरमियान। और नेक्स्ट ईयर जब थोड़ी सी पब्लिक परसेप्शन हमवार हुई दोनों मुल्कों के अंदर, क्योंकि पहले लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे ना, अमेरिकन चाइनीज़ को पसंद नहीं करते थे, चाइनीज़ अमेरिकन को, लेकिन इस वाक़े के बाद थोड़ी सी बर्फ़ पिघली तो निक्सन चला गया था चाइना। और वहाँ से फिर KMT वालों का, वो जो ताइवान के अंदर बैठे हुए थे, जो कि खुद चाइना बने हुए थे, छोटा था KMT जो था, छोटा था ताइवान, चाइना बन के बैठा हुआ था यूनाइटेड नेशंस के अंदर। तो अमेरिकन ने उनको कल्टी करवाया था और चाइनीज़ को लाकर उन्होंने बिठा दिया था, और वो जो वीटो पावर सारा कुछ जो था वो भी उनको दिलवाया। अब ये सूरत हाल थी, इस तरह से इनके रिलेशंस शेप हुए थे। लेकिन अब चूंकि चाइना उभर के दोबारा सामने आ गया है एक बहुत बड़े फोर्स की सूरत में, तो अमेरिकन इनको पसंद नहीं कर रहे। ऐसे में अमेरिकन ने दोबारा वो जो एक गिव अप ही कर दिया था ताइवान, खड़े लाइन लगा दिया था, साइड लाइन कर दिया था, उसको दोबारा ये सामने लेकर आ रहे हैं चाइना से लड़वाने के लिए। और ये खबरें आ रही हैं कि तकरीबन 100 से लेकर 200 फौजी मजीद अमेरिका इस टाइम पे, जब दोनों के दरमियान टेंशन रूज पे हैं चाइना और अमेरिका के दरमियान, उस टाइम पे तकरीबन 200 अमेरिकी फौजी मजीद जा रहे हैं ताइवान ट्रेनिंग देने के लिए। ब्लूमबर्ग को मैं कोट कर देता हूँ, वो कहते हैं कि यूएस टू बोलस्टर इट्स स्मॉल फोर्स ऑन ताइवान इन अ सिग्नल टू चाइना। The US troops in Taiwan would grow to between 100 to 200. US-China tensions have increased since US shot down balloon. तो उस सूरत हाल में जबकि दोनों के दरमियान टेंशन्स भी उरूज पे हैं, अमेरिकन ये हरकत करने जा रहे हैं और उससे अमेरिका और चाइना के जो टाइज हैं ये आने वाले दिनों में मजीद टेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इससे उम्मीद ये की जा रही है अब कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो है वो मजीद बढ़ने जा रही है, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान जो कशीदगी है इसके अंदर कमी आने की दूर दूर तक हमें कोई आसार नज़र नहीं आ रहे।